बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्लीट स्पेसेस। एग्जाम्पल 1.4 में हमने देखा था कि ये हमारे पास एक स्पेस थी जो कि सब स्पेस थी सेट ऑफ रियल नंबर्स की, और इसके ऊपर हमने डिस्टेंस डिफाइन किया था। इस तरह से हमने देखा था कि इसके अंदर हमारे पास एक सीक्वेंस है 1 और n, जो कि काशी सीक्वेंस था। बट ये जो काशी सीक्वेंस ये ज़ीरो कन्वर्ज करता था, और ज़ीरो जो है वो इस स्पेस का मेंबर नहीं था। मतलब कि काशी जो सीक्वेंस था वो इस स्पेस के मेंबर को कन्वर्ज नहीं कर सकता, डज नॉट कन्वर्ज इन एक्स। वो एक्स के अंदर कन्वर्ज नहीं कर रहा था। कन्वर्जन तो वो है, वो आर के मेंबर को जो है वो कन्वर्जेंट था, स्पेस के मेंबर को कन्वर्जेंट नहीं था। ठीक है जी। इट इज़ देयर फॉर इम्पोर्टेंट to discuss spaces in which every Cauchy sequence converges to the point of the spaces। इसलिए जो है वो ऐसी स्पेसेस को जो है डिस्कस करना ज़रूरी है कि जिसमें हर Cauchy सीक्वेंस जो है उसी स्पेस के मेंबर को कन्वर्ज करे। जैसे कि यहाँ पे जो Cauchy सीक्वेंस है इस स्पेस के मेंबर को कन्वर्ज नहीं कर रहा। सच स्पेसेस आर कॉल्ड कंप्लीट स्पेसेस। ऐसी स्पेस को हम कंप्लीट स्पेसेस कहते हैं। द स्पेस X and D is said to be complete if every Cauchy sequence in X converges to a point of X। ये आपके पास पेज नंबर 90 है। तो कंप्लीट स्पेस क्या हुई? A space X and D is said to be complete if every Cauchy sequence in X converges to a point of X। X के किसी पॉइंट को कन्वर्ज करे तब हम कहेंगे कि ऐसी स्पेस जो है हमारे पास कंप्लीट स्पेस है। Complete spaces are important because in such spaces to prove that a sequence is convergent we need only show that sequence is Cauchy sequence। इनकी इम्पोर्टेंस इस बात में है कि अगर हम ऐसे स्पेस के अंदर सिर्फ ये शो कर दें कि सीक्वेंस जो है वो Cauchy है, तो फिर वो लाजमी बाई इनकी डेफिनेशन के तहत कंप्लीट भी हो जाएगा। A subspace Y of a metric space is said to be convergent, is said to be complete metric space if it is complete in its own right। तो आपके पास है ये जो सब स्पेस है X की, ये उस वक्त कंप्लीट होगी इफ़ अगर Y जो है वो डेफिनेशन को फुलफिल करेगा, कंप्लीटनेस की। इफ़ वाई फुलफिल डेफिनेशन ऑफ कंप्लीटनेस, अगर वो कंप्लीटनेस की डेफिनेशन को फुलफिल करेगा तब भी जो है सब स्पेस जो है वो भी कंप्लीट होगी। मतलब इसमें से Cauchy सीक्वेंस लेंगे, अगर वो वाई के ही किसी पॉइंट को कन्वर्ज करेगा तब हम कहेंगे कि वो जो स्पेस आपके पास ये स्पेस है ये भी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास, अ सब स्पेस वाई ऑफ अ कंप्लीट मेट्रिक स्पेस इज़ कंप्लीट। अभी हमने एग्जांपल की और हमने देखा कि ये जो हमारे पास एक स्पेस है ये कंप्लीट नहीं है, क्योंकि ये कंप्लीट नहीं है। ये क्यों कंप्लीट नहीं है? क्योंकि इसके अंदर से एक आपने Cauchy सीक्वेंस लिया और देखा कि वो स्पेस के पॉइंट को कन्वर्ज नहीं कर रहा। तो ये एक ऐसी सब स्पेस है जो कि कंप्लीट नहीं है। अब हम नेक्स्ट थ्योरम में इन्वेस्टिगेट करेंगे कि वो कौन सी स्पेस सब स्पेसेस हैं कंप्लीट मेट्रिक स्पेस की, वो कौन सी सब स्पेसेस हैं जो कि हमेशा कंप्लीट होंगी। तो नेक्स्ट थ्योरम जो है हमें वो क्राइटेरिया बताएगा जिसके तहत जो है हमें वो सब स्पेसेस की वो प्रॉपर्टी बताएगा कि जिस उस प्रॉपर्टी की हमें जो सब स्पेसेस होंगी वो हमेशा कंप्लीट होंगी।
theorem 5.2.1. A subspace Y of a complete metric space is complete if and only if Y is closed in X. A subspace Y of a complete metric space is complete if and only if Y is closed in X. अगर Y जो X के अंदर क्लोज होगी. प्रूफ. सपोज करें कि मीट्रिक स्पेस है वो. अब गिवन हमारे पास क्या क्या है. X तो कंप्लीट है. X कंप्लीट स्पेस है. Y जो है हमने सपोज कर लिया कि Y भी कंप्लीट सब स्पेस है. और हमने क्या शो करना है फिर. Y इज़ क्लोज्ड. अगर कोई सब स्पेस कंप्लीट है तो उसको शो करना है कि वो फिर क्लोज्ड भी होगी. और अगर कन्वर्स में फिर हम क्या करेंगे कि अगर कोई सब स्पेस क्लोज्ड है तो फिर हमें शो करना पड़ेगा कि वो कंप्लीट भी है. Y को क्लोज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा. Y को क्लोज करने के लिए हमें ये शो करना पड़ेगा कि इसने अपने सारे एलिमेंट पॉइंट्स को कंटेन किया हुआ है. लेट Y बी अ लिमिट पॉइंट ऑफ Y. ये Y का लिमिट पॉइंट है. तो लिमिट पॉइंट होने की डेफिनेशन क्या है. वो डेफिनेशन है कि फिर हर ओपन बार जिसने Y को कंटेन किया है मस्ट कंटेन्स अ पॉइंट ऑफ Y अदर देन Y. तो इसका मतलब है कि Y की फिर हर ओपन बार जो कि सेंटर्ड अपॉन Y होगी उसके साथ जो इंटरसेक्शन है वो नॉन एम्प्टी होगी. फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1. फिर हर ओपन बार जो कि Y के ऊपर सेंटर होगी उसकी Y के साथ जो इंटरसेक्शन होगी वो आपके पास नॉन एम्प्टी होगी. अब हम क्या करने लगे हैं. हम बारी बारी यहाँ से एक पॉइंट चूज़ करने लगे हैं. y1 फ्रॉम B जब रेडियस 1 होगा. जब रेडियस 1/2 होगा ठीक है. जब रेडियस आपके पास 1/3 होगा तो y3 हम चूज़ करेंगे. ये n का तो यही है ना कि ये चेंज हो रहा है रेडियस. तो रेडियस चेंज होता जाएगा. हम एक बारी बारी एलिमेंट चूज़ करते जाएंगे. तो दरअसल फिर हमारे पास क्या हो जाएगा. और अगर आप yn चूज़ करें यहाँ से n जो है 1 2 3 अप टू 7 तो आपके पास एक सीक्वेंस आ गया है. ये आपके पास एक सीक्वेंस आ गया है. ठीक है जी. और ओपन बॉल्स का भी एक सीक्वेंस आ गया है. ये आपके पास एक सीक्वेंस आ गया है सच डैट. अब ये क्या बता रहा है कि yn इसको बिलोंग कर रहा है. जिसका मतलब है कि yn का जो y के साथ डिस्टेंस है दिस इज़ लेस देन 1/n. और जूँ n जो है वो अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को 1/n 0 को अप्रोच करेगा. और फिर आपके पास ये जो डिस्टेंस है dy/ny ये भी 0 को कन्वर्ज करेगा. इसका मतलब है कि ये जो आपके पास आपने एलिमेंट्स चूज़ किए थे ना. ये एलिमेंट यहाँ से चूज़ किए थे. इनका जो सीक्वेंस है ना y1 y2 y3 ये y को कन्वर्ज कर गया है. ठीक है जी. अब चूंकि ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस आपके पास काशी सीक्वेंस भी होता है. तो ये आपके पास काशी सीक्वेंस आ गया है. अब ये x का भी काशी सीक्वेंस है और ये y का भी काशी सीक्वेंस है क्योंकि कन्वर्जेंट है. x के अंदर भी कन्वर्जेंट है y के अंदर भी कन्वर्जेंट है. तो ये आपके पास कन्वर्जेंट सीक्वेंस है. तो ये x का भी काशी सीक्वेंस है y का भी काशी सीक्वेंस है. अब देखो ये आपके पास yn जो है ये काशी सीक्वेंस बन गया है y के अंदर.
और वाई क्या है, वाई कंप्लीट है, वाई कंप्लीट सब स्पेस है। और कंप्लीट सब स्पेस की क्या प्रॉपर्टी है कि उसमें मौजूद हर काशी सीक्वेंस उसी स्पेस के पॉइंट को कन्वर्ज करता है। तो इसका मतलब वाई एन जिस पॉइंट को कन्वर्ज कर रहा था वो पॉइंट भी वाई को बिलोंग करता है बाय द कंप्लीटनेस ऑफ वाई। वाई की कंप्लीटनेस के तहत ये स्मॉल वाई इसको बिलोंग करेगा, क्योंकि इसकी ये प्रॉपर्टी है कि इसमें मौजूद हर काशी सीक्वेंस जो है वो इसी स्पेस के ही पॉइंट को कन्वर्ज करता है। तो ये वाई जो है वाई को बिलोंग कर गया। अब वाई क्या था, वाई लिमिट पॉइंट था वाई का, और ये इसी को बिलोंग कर गया। तो ऐसा सेट जिसने अपने सारे लिमिट पॉइंट्स कंटेन कर रखे हों वो क्लोज्ड होता है। इसका मतलब वाई इज़ क्लोज्ड सेट, यही हमें प्रूव करना था। अब कन्वर्सली आप सपोज करें कि वाई जो है वो क्लोज्ड सब स्पेस है एक्स की, और आपने क्या शो करना है फिर कि वाई जो है वो कंप्लीट स्पेस है। इसको कंप्लीट शो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कंप्लीट शो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कंप्लीट शो करने के लिए हमें इसमें से काशी सीक्वेंस लेना होगा और शो करना होगा वो काशी सीक्वेंस जो है वो वाई के ही किसी पॉइंट को कन्वर्ज करता है। ठीक है जी, तो हम एक काशी सीक्वेंस ले लेते हैं, एक्स एन बी अ काशी सीक्वेंस इन वाई। वाई के अंदर से हमने एक काशी सीक्वेंस ले लिया, तो ये एक्स का भी तो काशी सीक्वेंस है, एक्स का भी काशी सीक्वेंस है। और चूंकि एक्स कंप्लीट है, एक्स कंप्लीट है तो उसका मतलब क्या है कि उसमें मौजूद हर काशी सीक्वेंस है वो उसके किसी पॉइंट को कन्वर्ज करता है। इसका मतलब एक्स एन जो है वो एक्स के किसी पॉइंट को कन्वर्ज करता है। लेकिन हमें क्या चाहिए, हम तो वाई को कंप्लीट शो करना चाहते हैं ना, तो हम चाहते हैं कि ये जो काशी सीक्वेंस जिस पॉइंट को कन्वर्ज किया है ना ये एक्स वाई को बिलोंग कर जाए। अगर ये एक्स वाई को बिलोंग कर जाएगा तो काशी सीक्वेंस तो ये वाई के अंदर भी था, तो ये काशी सीक्वेंस जो है वाई के किसी पॉइंट कन्वर्ज कर जाएगा और वाई कंप्लीट हो जाएगी। अब हमने ये शो करना है कि ये जो एक्स है ये वाई का मेंबर है। यानी कि हमने क्या करना है, वी प्रूव दैट x belongs to y। अब हम इस सीक्वेंस को इन्वेस्टिगेट करते हैं। अगर तो इस सीक्वेंस के पास जो है हैज़ फाइनाइटली मैनी टर्म्स, तो इसके सीक्वेंस पास फाइनाइटली मैनी टर्म्स है। ये रिमार्क आ गया जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाया था। इफ़ एक्स एन हैज़ फाइनाइटली मैनी टर्म्स, अगर तो एक्स एन के पास फाइनाइट टर्म्स हैं, जैसे कि आपके पास फर्ज करें 3 4 2 1 5 2 2 2 और वो कन्वर्जेंट भी हो, तो इसका मतलब है कि फिर इस सीक्वेंस की एक टर्म जो है वो इन्फिनिटली मैनी टाइम्स है रिपीट हो रही है और सीक्वेंस जो है फिर उसी टर्म को जो है वो कन्वर्ज करेगा। तो जो लिमिट होगी वो सीक्वेंस का ही एक एंट्री होगी, सीक्वेंस की एक एंट्री होगी, सीक्वेंस की एक एंट्री होगी। तो सीक्वेंस हमने वाई में से लिया है तो सीक्वेंस की वो एंट्री जो है वो वाई का एलिमेंट बन जाएगी। Then x is one of the terms which is infinitely many times repeated and so is an element of y। फाइनाइटली मैनी टर्म्स का मतलब यह है कि अगर सीक्वेंस इस तरह का हो, ये फाइनाइटली मैनी टर्म्स है इसके पास सिर्फ, तो इनमें से एक टर्म जो है वो इन्फिनिट मैनी टाइम्स रिपीट हो रही है और फिर सीक्वेंस जो है वो कांस्टेंट हो गया है। कांस्टेंट हो गया तो सीक्वेंस जो है वो उसी पॉइंट को कन्वर्ज करेगा और वो इसी की एंट्री है ना। तो आपने ये सीक्वेंस कहाँ से लिया था, ये सीक्वेंस जो है आपने वाई में से लिया था, तो ये सीक्वेंस अपने ही एंट्री को कन्वर्ज किया है, अपने ही एंट्री को कन्वर्ज किया है, तो जो इसकी फिर लिमिट है वो फिर वाई का मेंबर हो जाएगी और वाई जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि उसके काशी सीक्वेंस की जो लिमिट है वो इसी को बिलोंग कर गई।
तो फिर y जो क्या हो जाएगा, वो कंप्लीट हो जाएगा। और अगर केस नंबर 2 इस तरह की सूरत हाल हो कि सीक्वेंस के पास सारी की सारी टर्म्स डिफरेंट हैं, हैज़ if however action has infinitely many distinct terms, अगर सीक्वेंस के पास सारी की सारी टर्म्स डिस्टिंक्ट हैं, जैसे 1/2, 1/3, 1/4 अप टू सो ऑन, जैसे मैंने आपको पीछे समझाया है, इन्फिनिटली मैनी टर्म्स हों, तो मैंने आपको पीछे रिमार्क में बताया था कि फिर जो सीक्वेंस की लिमिट होगी, सीक्वेंस जो लिमिट जो होगी वही तो फिर ये जो लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस है, लिमिट ऑफ सीक्वेंस, ये लिमिट जो है लिमिट पॉइंट बन जाएगा किसका, जब आप इस सीक्वेंस को इस सेट की फॉर्म में लिखेंगे तो ये इस सेट का लिमिट पॉइंट बन जाएगा, लिमिट पॉइंट ऑफ दिस सेट। और ये सेट जो है आपके पास y का सबसेट है। अगर ये इस सेट का लिमिट पॉइंट है तो ये फिर x जो है इज लिमिट पॉइंट ऑफ y, ये y का भी लिमिट पॉइंट बन जाएगा। और चूंकि y क्लोज्ड है तो इसका मतलब है x बिलोंग्स टू y। और यही हमने शो करना था कि हमने काशी सीक्वेंस लिया y में से और हमने शो किया कि वो उसके ही किसी पॉइंट को कन्वर्ज कर रहा है, तो इसका मतलब है कि y जो है आपके पास कंप्लीट हो गई है, और यही हमने शो करना था। नेस्टेड सीक्वेंस ऑफ सेट्स, let A1, A2, AN be a sequence of non-empty sets in metric space। ये आपके पास सेट्स का सीक्वेंस है, सीक्वेंस ऑफ सेट्स, ठीक है जी, सीक्वेंस ऑफ नॉन एम्प्टी सेट्स है। और ये नेस्टेड सीक्वेंस उस वक्त कहलाएगा अगर ये प्रॉपर्टी जो है वो फुलफिल करेगा, AN कंटेन्स AN+1, हर छोटे इंडेक्स वाले ने बड़े को कंटेन किया होगा, तब हम एक ये प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, द डायामीटर डेल्टा ऑफ AN टेंड्स टू 0 एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अगर मैं इसकी पिक्टोरियल बनाऊं तो ये इस तरह से बनेगा। अगर फर्ज करें ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। तो क्या हुआ, A1 ने A2 को कंटेन किया, A2 ने A3 को कंटेन किया, A3 ने A4 को, हर छोटे इंडेक्स ने बड़े इंडेक्स वाले को कंटेन किया हुआ है। और साथ ही साथ आपके पास इन सेट्स का डायमीटर भी छोटा होता जा रहा है। जैसे जैसे n जो है इन्फिनिटी को अप्रोच करे, आपके पास इन सेट्स का जो डायमीटर जो है वो 0 को अप्रोच करना शुरू हो जाए, तो ऐसे सेट्स के सीक्वेंस को हम नेस्टेड सीक्वेंस ऑफ क्लोज्ड सेट, नेस्टेड सीक्वेंस ऑफ सेट्स कहते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी थ्योरम हमारे पास 5.2.3 कैंटर्स इंटरसेक्शन थ्योरम। कैंटर्स इंटरसेक्शन थ्योरम आपको क्या कहता है,
a metric space X and D is complete if and only if every nested sequence of closed sets has a non-empty intersection। यानी कि अगर कोई स्पेस कंप्लीट है तो इसका मतलब है कि उसमें से आप कोई भी नेस्टेड सीक्वेंस ऑफ क्लोज सेट्स लेंगे तो उनकी इंटरसेक्शन हमेशा नॉन एम्प्टी होगी। और अगर आपके पास इस तरह की मैट्रिक स्पेस है कि उसमें मौजूद हर नेस्टेड सीक्वेंस ऑफ क्लोज सेट्स की इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी हो जाती है तो ऐसी स्पेस हमेशा जो है कंप्लीट मैट्रिक स्पेस होगी। तो किसी भी मैट्रिक स्पेस को कंप्लीट करने के दो क्राइटेरिया है आगे आपके पास। एक क्राइटेरिया तो जो पीछे अपने डेफिनेशन में पढ़ा है वो क्या है कि आप शो कर दें कि हर जो काशी सीक्वेंस जो है वो उसी स्पेस के उसी पॉइंट को कन्वर्जेंट है तो आपके पास स्पेस कंप्लीट हो जाती है। अब काउंटर इंटरसेक्शन थ्योरम को क्या कहता है कि अगर आप ये शो कर दें कि उस स्पेस में मौजूद हर नेस्टेड सीक्वेंस ऑफ क्लोज सेट्स जो है उसकी इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी हो जाती है तब भी ऐसी स्पेस जो है आपके पास कंप्लीट मैट्रिक स्पेस हो जाती है। प्रूफ suppose that X is complete। suppose that X is complete। ठीक है, सपोज करें कि X कंप्लीट है तो आपने क्या करना है, आपने नेस्टेड सीक्वेंस ऑफ क्लोज सेट्स ले लिया। ये क्लोज्ड सेट्स का नेस्टेड सीक्वेंस है, ठीक है जी। अब हर सेट में से एक एक पॉइंट चूज कर लो। ठीक है जी, एक एक पॉइंट चूज कर लो तो ये आपके पास एक सीक्वेंस आ गया ना, पॉइंट्स का भी एक सीक्वेंस आ गया। तो आपके पास एक पॉइंट्स का भी सीक्वेंस आ गया xn। सबसे पहले हम शो करेंगे कि ये जो xn है ये एक काशी सीक्वेंस है। सबसे पहले हम शो करेंगे कि ये xn जो है ये एक काशी सीक्वेंस है, ठीक है जी। देखो बेटा, ये क्लोज सेट्स किस तरह के थे, ये आपके पास A1 था, ये फर्ज करें A2 है, ये A3 है, ये फर्ज करें AN है, ये AN+1 है और ये AM है, ठीक है जी। तो अब हमने इस सीक्वेंस को काशी शो करना है। काशी शो करने के लिए हम एक एप्सिलॉन लेंगे और उसके कोरस्पॉन्ड हमें एक नेचुरल नंबर ढूंढना है सच दैट कि वो डेफिनेशन फुलफिल हो जाए। अब हमने कहा कि ये जो हमने नेस्टेड सीक्वेंस लिया है, ये जो नेस्टेड सीक्वेंस लिया है, नेस्टेड सीक्वेंस है तो उसकी क्या प्रॉपर्टी है कि इनके जो डायमीटर जो हैं वो ज़ीरो को अप्रोच करना शुरू कर देते हैं एज एन अप्रोचेस इन्फिनिटी। जैसे जैसे एन बढ़ाता जाता है सेट का जो डायमीटर जो है वो ज़ीरो को अप्रोच करना शुरू हो जाता है। अब इसको मैं लिखने लगी हूँ तो आपके पास आप कोई भी एप्सिलॉन लेंगे एक तो फिर क्या होगा, इन क्लोज सेट्स का जो डायमीटर है वो ज़ीरो को अप्रोच करेगा एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो एक नेचुरल नंबर एन नॉट एग्जिस्ट करेगा सच दैट के एन नॉट और उसके बड़े जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उन तमाम सेट्स के लिए जो डायमीटर है ये लेस दैन एप्सिलॉन हो जाएगा, क्योंकि डायमीटर ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है। इसका मतलब है कि एन नॉट और उसके बाद जितने भी आपके पास सेट्स हैं उन सब के जो डायमीटर्स जो हैं
वो एप्सिलॉन से लेस है। और सेट का डायमीटर क्या होता है? सुप्रीमम ऑफ डिस्टेंसेस ए एंड ए डैश ठीक है। अब देखो बेटा, आप ए एन में से कोई भी एलिमेंट एक्स एन चूज़ करें और ए एन ने ए एम को कंटेन किया हुआ है, तो इसका मतलब है कि ए एन ने, अगर फर्ज करें ये आपके पास ए एन ने अपने बाद वाले जितने भी इंडेक्स हैं उन सब सेट्स को कंटेन किया हुआ है ना, तो फिर उनके पॉइंट्स को भी कंटेन किया हुआ है। यानी कि ए एन प्लस वन के भी एलिमेंट्स को कंटेन किया है, ए एम के एलिमेंट्स को भी कंटेन किया। मतलब क्या है कि अगर ये एक्स एन है, ये एन प्लस वन है और ये आपके पास एक्स एम है, तो इस ए एन ने एक्स एन और उसके बाद सीक्वेंस की सारी एंट्रीज़ को अपने अंदर कंटेन किया हुआ है। इसका मतलब है कि एक्स एन और उसके बाद सीक्वेंस की सारी जो आपके पास एंट्रीज़ हैं वो सारी की सारी ए एन के अंदर चली गई हैं। ए एन के अंदर चली गई हैं तो इसका मतलब है आपके पास, और ए एन के एलिमेंट्स का जो डिस्टेंसेस का सुप्रीमम है वो एप्सिलॉन से लेस है। यानी कि अगर फर्ज करें ये आपके पास ए एन है तो इसके अंदर एक्स एन भी है, एक्स एन प्लस वन भी है, एक्स एन प्लस टू भी है, एक्स एम भी है, वगैरह वगैरह इन्फिनिट है। इसके बाद जो है वो सारी एंट्री ए एन के अंदर चले। अब ए एन का जो डायामीटर है वो एप्सिलॉन से लेस है। डायामीटर से क्या मुराद है कि इसकी हर दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो उसका जो सुप्रीमम है वो एप्सिलॉन से लेस है। तो इसका मतलब है कि ए एन के जो पॉइंट्स हैं उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो आपके पास एप्सिलॉन से लेस हैं फॉर ऑल एम एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट। तो इससे हमें क्या पता चला कि ये जो सीक्वेंस है ये हमारे पास काशी सीक्वेंस बन गया है। सो एक्स एन इज़ अ काशी सीक्वेंस। अब ये काशी सीक्वेंस है और ये एक्स का काशी सीक्वेंस है। एक्स आपके पास कंप्लीट स्पेस है तो इसका मतलब है कि एक्स एन जो है वो एक्स के ही किसी पॉइंट को कन्वर्ज कर रही है। अब हमने करना क्या हमने दरअसल करना ये है कि ये जो हमने नेस्टेड सीक्वेंस ऑफ क्लोज सेट्स लिया है इसकी इंटरसेक्शन को नॉन एम्प्टी शो करना है। हमने इस इंटरसेक्शन को नॉन एम्प्टी शो करना है। ठीक है जी। हमने कहा कि एक्स एन और उसके बाद सीक्वेंस की सारी टर्म जो हैं वो ए एन के अंदर चली गई हैं। एक्स एन प्लस वन, ये सारी की सारी टर्म जो हैं वो किसके अंदर हैं? ए एन के अंदर हैं। अब हमने कहा सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो तो सीक्वेंस की जो टेल्स होती हैं, ये सीक्वेंस की टेल है, ये भी जो है एक्स को कन्वर्ज करेगी। ये सारे के सारे पॉइंट ए एन के अंदर हैं। चूँकि अब सीक्वेंस जो है इसको कन्वर्ज कर रहा है तो सीक्वेंस की टेल भी इसको कन्वर्ज करेगी। और हमने पीछे पढ़ रखा है, जो हमने लास्ट टाइम लेक्चर किया था उसमें रिमार्क पढ़े थे कि अगर कोई पॉइंट किसी सीक्वेंस की लिमिट बन जाता है तो वो पॉइंट जब आप उस सीक्वेंस को सेट की फॉर्म में लिखेंगे तो उसका लिमिट पॉइंट भी बन जाएगा। सो एक्स इज़ अ लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट ऑफ दीज पॉइंट्स ऑफ ए एन। तो एक्स जो है वो लिमिट पॉइंट है एक्स इन सब का लिमिट पॉइंट है। ठीक है जी। और ये किसका सबसेट है? ये ए एन का सबसेट है। जिसका मतलब एक्स जो है ए एन का लिमिट पॉइंट हो गया। सबसेट के लिमिट पॉइंट है तो उसका भी लिमिट पॉइंट हो जाएगा। एक्स इज लिमिट पॉइंट ऑफ ए एन।
एक्स जो है ए एन का लिमिट पॉइंट है। अब जो है ए एन का लिमिट पॉइंट बन गया है और ए एन जो है वो बाकियों के अंदर कंटेन कर रहा है, तो एक्स जो है वो A3 का भी लिमिट पॉइंट है, A2 का भी, क्योंकि AN A3 का भी सबसेट है, A2 का भी सबसेट है, A1 का भी सबसेट है। अगर x इसका लिमिट पॉइंट है तो x जो है बाकी सब का भी लिमिट पॉइंट होगा। x इज लिमिट पॉइंट ऑफ AN का लिमिट पॉइंट है और AN आपके पास क्या है, क्लोज्ड है। AN क्लोज्ड है तो इसका मतलब है x बिलोंग्स टू AN, x जो है AN का मेंबर भी हो गया, AN के अंदर चला गया है तो AN को जिन्होंने कंटेन किया हुआ है, जो इसके सारे ऊपर वाले हैं, x उनके पास भी चला जाएगा और x इसका लिमिट पॉइंट है तो x जो है वो सब के अंदर भी चला जाएगा। इसका मतलब x बिलोंग्स टू AN फॉर ऑल n। इसका मतलब है x जो है वो हर AN के पास मौजूद है, हर AN के पास मौजूद है तो इसका मतलब है x जो है उनकी इंटरसेक्शन में भी आएगा और उनकी इंटरसेक्शन जो है वो नॉन एम्प्टी हो जाएगी। ठीक है जी। अब कन्वर्स पार्ट है हमारे पास। कन्वर्सली सपोज दैट एवरी नेस्टेड सीक्वेंस ऑफ क्लोज्ड सेट्स has non-empty intersection, non-empty intersection है और हमने क्या शो करना है, हमने शो करना है we show that x is complete। हम शो करेंगे कि x जो है वो कंप्लीट है। x को कंप्लीट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक काशी सीक्वेंस लेना होगा x के अंदर से और शो करना होगा कि एक्स एन जो है वो एक्स के ही किसी पॉइंट को कन्वर्ज करता है, ये शो करना है हमने। अब हमने काशी सीक्वेंस ले लिया, इसके काशी होने की डेफिनेशन अप्लाई करते हैं। तो कोई भी एप्सिलॉन लेंगे, एक नेचुरल नंबर एन नॉट एग्जिस्ट करेगा सच दैट डिस्टेंस बिटवीन एक्स एम एक्स एन इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन इज ग्रेटर फॉर ऑल एम एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट। एन नॉट और उसके बाद सीक्वेंस की हर दो टर्म्स के दौरान जो डिस्टेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। ठीक है जी। अब हम एप्सिलॉन लेते हैं 1/2 और नेचुरल नंबर जो है जो एग्जिस्ट करता है उसका नाम रख लेते हैं n1। तो क्या होगा फिर n1 और उसके बाद सीक्वेंस की हर दो टर्म्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो लेस देन 1/2 हो जाएगा फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है जी। अब हम एक्स एन के ऊपर सेंटर करती हुई एक क्लोज्ड बार बनाने लगे हैं जिसका नाम है A1। रेडियस 1 की एक क्लोज्ड बार बनाने लगे हैं जिसका नाम है A1। ये हमने बना ली। ठीक है जी। तो इस क्लोज बार के अंदर n1 और उसके बाद सीक्वेंस की सारी टर्म्स इसके अंदर आ गई हैं। अब हम एप्सिलॉन लेते हैं 1/4। तो नेचुरल नंबर जो एग्जिस्ट करेगा उसका नाम रख लेते हैं n2। अब n2 और उसके बाद सीक्वेंस की जितनी भी टर्म्स हैं उसका जो x n1 के साथ डिस्टेंस है वो लेस देन 1/4 हो जाएगा। इसका मतलब है कि x n2 जो है उसका डिस्टेंस x n1 से लेस देन 1/4 है। तो x n2 जो है वो यहाँ पर कहीं पे लाई कर गई। ठीक है जी। अब एक्स एन 2 के ऊपर सेंटर करती हुई एक क्लोज्ड बॉल बनाएं और उसका नाम रखें A2।
हाफ डिस्टेंस की एक ओपन बार बनाएं। अब ये जो A2 आपने ओपन बार बनाई है, ये A2 जो है वो A1 के अंदर कंटेन करेगी। ठीक, और दोनों की दोनों क्लोज्ड भी हैं। ठीक है जी, तो इस तरीके से कंटिन्यू करते रहें। ठीक है जी, फिर आप क्या करेंगे, फिर आप एप्सिलॉन लेंगे 1/8, एक नेचुरल नंबर n3 लेंगे सच दैट xn2 और xn3 के दरमियान जो डिस्टेंस है 1/8 से लेस होगा, और n3 के ऊपर 1/8 रेडियस की एक बार बनाएंगे जिसका नाम A3 होगा। यहाँ से आप एक चूज़ करेंगे xn3 और इसके ऊपर फिर A3 बनाएंगे। इसी तरीके से ये प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे तो आपके पास नेचुरल नंबर्स आएंगे n1, ठीक है जी, लेस देन n2, लेस देन n3, और उसके कोरिस्पोंड आपके पास आ जाएंगी क्लोज सेट्स A1 जिसने A2 को कंटेन हो गया और A2 ने A3 को कंटेन किया होगा अप टू सो ऑन, और ये नेस्टेड्स, ये आपके पास क्लोज सेट्स का इंटरवल आ जाएगा। ये क्लोज सेट्स का सीक्वेंस है जो एक दूसरे को कंटेन किया हुआ है। अब हम शो करेंगे कि ये जो क्लोज सेट्स हैं ये नेस्टेड सीक्वेंस बनाती हैं। नेस्टेड सीक्वेंस बनाने के लिए एक प्रॉपर्टी तो उन्होंने फुलफिल कर दी है कि ये एक दूसरे को कंटेन कर रही हैं। अब हमने शो करना है कि इनका डायमीटर जूं n अप्रोचेस इन्फिनिटी होगा तो इनका डायमीटर जो है 0 को अप्रोच करेगा। कोई भी क्लोज्ड बॉल ले लें, ये हमने इसको जनरल फॉर्म में लिख लिया है। ठीक है जी, जैसे जैसे के जो है वो बढ़ता जाएगा तो आपके पास रेडियस जो है वो क्या होगा, 0 को अप्रोच करना शुरू कर देगा। 0 को अप्रोच करना शुरू कर देगा तो A का जो डायामीटर है वो 0 को अप्रोच करना शुरू कर देगा। देखिए रेडियस ख़त्म होता जाएगा ना बॉल्स का, जब रेडियस छोटा होता जाएगा छोटा तो ऑटोमेटिकली डायमीटर जो है वो 0 को अप्रोच करना शुरू, रेडियस 0 को, डायमीटर भी 0 को अप्रोच करना शुरू कर देगा। तो आपके पास जो आपने ये क्लोज्ड बॉल्स बनाई हैं, ये जो क्लोज्ड बॉल बनाई हैं A2 A1 A2 A3, और ये जो क्लोज्ड भी हैं ये आपके पास नेस्टेड सीक्वेंस की दोनों कंडीशन को सेल्फ फुलफिल कर रही हैं कि ये जो है वो कंटेन भी करेंगी और इनका डायमीटर भी 0 को शो होगा। और अब हमने सपोज कर रखा है कि हमारे पास जो हर नेस्टेड सीक्वेंस है ऑफ क्लोज सेट्स उनकी जो इंटरसेक्शन है वो नॉन एम्प्टी है। ये हमने सपोजिशन है हमारी। ठीक है जी, अब इस इंटरसेक्शन में से हम एक एलिमेंट ले लेते हैं। ठीक है जी, इसका मतलब है x जो है वो हर k में होगा, फॉर ऑल k ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो x जो है वो फिर इसमें इनमें भी होगा, फॉर ऑल k इज ग्रेटर देन इक्वल टू k0। अब k किसके बराबर थी, b x n k 1/2k - 1। इसका मतलब x और इसके दरमियान जो डिस्टेंस है आपके पास वो लेस देन 1/2k - 1 है, फॉर ऑल k इज ग्रेटर देन इक्वल टू k0। इसका मतलब है कि जैसे जैसे k अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को 1/2k - 1 अप्रोच करेगा 0 को, तो इसका मतलब है डिस्टेंस बिटवीन x n k and x कन्वर्जेस टू 0 as k अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। इसका मतलब है x n k जो है x को कन्वर्ज करेगा। अब x n k क्या था, ये सब सीक्वेंस है आपके पास x n का, और ये काशी सीक्वेंस था। तो ये आपके पास काशी सीक्वेंस का एक सब सीक्वेंस कन्वर्ज कर गया है। सब सीक्वेंस ऑफ एक्स एन इज़ कन्वर्जेंट। और पीछे हमने रिज़ल्ट पढ़ रखा है
5.1.6 में कि अगर किसी काशी सीक्वेंस का सब सीक्वेंस कन्वर्ज कर जाए तो फिर आपके पास वो काशी सीक्वेंस भी कन्वर्ज कर जाता है और उसी पॉइंट को कन्वर्ज करता है। और ये पॉइंट x का है, तो x आपके पास कंप्लीट स्पेस बन गई है और यही हमने शो करना था।